हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एग्जाम वाइब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है ट्विंकल मालवीय और हम पढ़ रहे हैं क्या एमपीजीके। स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट क्लास में एमपीजीके का शुरुआत किया था सामान्य परिचय, है ना। लेकिन क्या हुआ था, वो वीडियो लास्ट टाइम पे जो आधा उसका वीडियो रह गया था, थोड़ा सा मतलब वो कट हो गया था। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे वीडियो को हमारे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम कहाँ पर पहुंच गए थे। हम पहुंच गए थे अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में मैं आपको बता रही थी कि अक्षांश क्या होते हैं, हमें देखना है अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, ठीक है। तो कल हमने थोड़ा सा देख लिया था कि अक्षांश क्या होता है। आज मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगी और फिर आज मैं अक्षांश और देशांतर बता के आपको बताऊंगी कि हम अक्षांशीय विस्तार कैसे लिखते हैं, है ना। चलिए, तो ये मैंने मान लिया कोई ग्लोब है। मैंने बताया था ग्लोब पर खींची गई कोई काल्पनिक रेखाएं, है ना। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश और देशांतर कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं जिन्हें हम लेटीट्यूड कहते हैं वो आड़े में रहती हैं, और देशांतर रेखाएं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं वो कैसे रहती हैं? वो खड़े में रहती हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अक्षांश मैंने आपको बताया था। मान लीजिए ग्लोब या पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। अक्षांश क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र बिंदु से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी। ये क्या हो गई? कोणात्मक दूरी, ठीक है। इसे हमने कहा अक्षांश, और इस पे जो रेखा खींची गई उसे हमने क्या कहा? अक्षांश रेखा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये जो बीच वाली लाइन है इसे हम 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इन नामों से जानते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे ध्रुव मिलते हैं, और जब भी हम ये एंगल ड्रॉ करते हैं तो कितना होता है? 90 का होता है। तो ऐसे हमें 0 से लेकर 1 2 3 4 कितनी अक्षांश रेखाएं मिलेंगी? टोटल 90। टोटल हमें कितनी अक्षांश रेखाएं मिलने वाली है? यहाँ पर 90 मिलने वाली। ऐसे ही अगर हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वही 0 से लेके दक्षिण की तरफ 1 2 3 4 टोटल हमें यहाँ कितनी मिलेंगी? 90। इतना कल आपने समझ लिया था। अगर मैंने इनकी संख्या पूछी आपसे अगर पूछा जाए कि अक्षांश कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो आप बताएंगे 90 ऊपर की तरफ, 90 नीचे की तरफ, और एक जो ये 0 डिग्री वाली है वो मिला के टोटल कितनी? 181। इतना आप लोगों ने समझ लिया था। स्टूडेंट्स, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमने क्यों खींचनी? अक्षांश कोई तापमान या हम जलवायु जब दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये अक्षांश रेखाएं हमें मदद करती हैं, है ना। किसी स्थान की जलवायु कैसी होती है। और देशांतर रेखाएं होती है समय निर्धारण के लिए, ठीक है। आज आपने देखा होगा, आप क्रिकेट भी देखते होंगे, आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच खेलने जब हमारे क्रिकेटर बाहर जाते हैं वहां कुछ और समय हो रहा होता है, हमारे यहाँ कुछ और होता है, क्योंकि पृथ्वी पे अलग अलग जगह सूर्य अलग अलग समय पे दिखता है, इसलिए समय अलग अलग होता है। तो टाइम जोन का निर्धारण करती है कौन? देशांतर रेखा, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गई अक्षांश रेखाएं। मैंने आपको बताया था जो बीच वाला भाग है, जैसे मैं एक बॉल लेकर बीच में से उसको काट दूं तो वो 2 पार्ट्स में बन जाएगी। ऐसे ही अगर हम इसको बीच में से देखें तो ये भी पृथ्वी हमारी कितनी भाग में बढ़ती है? 2। एक होती है उत्तर की तरफ और एक होती है दक्षिण की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग, ठीक है। इंग्लिश में इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब आपको पता है हमारा देश, प्यारा देश भारत कहाँ स्थित है? यहाँ। जैसे मैं छोटा सा मैप बना दूं भारत का, मान लीजिए ये हमारा भारत है। भारत हमारा कहाँ स्थित है? भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसलिए जब भी हम भारत की स्थिति बताएंगे तो हम उसकी जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट की अक्षांश रेखा, और जहां पर उसका विस्तार है उस पॉइंट की अक्षांश रेखा को हम बताएंगे कि इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश से इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये हो जाएगा उसका उत्तर की तरफ विस्तार, क्योंकि हमारा कहाँ है भारत? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अभी आपको इतना याद रखना है। अब हम आ जाते हैं देशांतर रेखाओं पे। देशांतर रेखाओं पे मैंने आपको बताया कि देशांतर रेखाओं में भी ये जो बीच वाली लाइन है कितनी होगी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे हम मानक समय रेखा कहते हैं, क्योंकि समय निर्धारण के लिए ये रेखा कैसी है? मानक। तो इसे हम मानक समय रेखा बोलते हैं। अब आपको पता है, जैसे मैंने बताया था यहाँ भी एक कोणात्मक दूरी होती है, और ये रेखाएं कुछ इस तरीके से खींची जाती हैं, ऐसे, ठीक है। ये रेखाएं कुछ इस तरीके से खींची जाती है।
आपको एक अंतर दिख रहा होगा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो एक साथ किसी पॉइंट पे नहीं मिल रही हैं, ठीक है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं वो एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। ये हमारे क्या है, पोल्स हैं, ये उत्तरी ध्रुव है ना, और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। इन ध्रुवों पे आके ये रेखाएं कैसे होती हैं, मिलती हैं। जैसे आपने कोई बॉल देखी होगी और उस पर आप मान लीजिए ऐसी ऐसी रेखाएं खींचिए। अब आपको पता है कि क्लॉक का एंगल कितना होता है, 360, पूरा बॉल एंगल कितना होता है, 360। तो यदि हम ये 0 से शुरू करें तो 1 2 3 4 और पीछे तक घूम के जाएंगी कितनी, 180, और इससे शुरू करें 1 2 3 4 तो यहाँ से पीछे घूम के जाएंगी कितनी, 180। तो टोटल कितनी रेखाएं हो जाएंगी ये, 360। अब आप ये मत बोलो मैडम ये 0 डिग्री वाली हमने गिनी नहीं, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 जब हम 180 वहां से लेंगे, 180 वहां से लेंगे, तो जो 180 वाली रेखा आएगी पीछे की तरफ, 180 वाली वो कॉमन रहेगी इन दोनों के लिए, और एक ये 0 डिग्री वाली। तो टोटल रेखाएं कितनी होती हैं, देशांतर रेखाएं 360। अभी आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। स्टूडेंट्स इनमें और भी फैक्ट है जो हम कहाँ पर पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इसको और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया हमारा भारत यहाँ तो उत्तर की तरफ हो गया, और ये कहाँ है, पूर्व की तरफ। ये वाली जो लाइन है इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देती हूँ, ये वाली जो लाइन है बीच वाली, ठीक है, ये भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रही है। एक हो गया हमारा पूर्व और एक हो गया पश्चिमी, ठीक है। अब फिर आ जाइए, हमारा भारत कहाँ स्थित है, हमारा भारत इस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अब जब हम भारत का देशांतरीय विस्तार बताएंगे तो हम बताएंगे इतने डिग्री पूर्वी देशांतर से इतने डिग्री पूर्वी देशांतर तक, यानी कि इतने डिग्री पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होकर हमारा भारत इतने डिग्री पूर्वी देशांतर तक विस्तारित है, ठीक है। स्टूडेंट और क्या काम है इसका, देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। आपको पता है 1 डिग्री अंतराल आने पर, 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट का अंतराल आता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह सूर्य का उदय अलग अलग होता है। ऐसे आपने मध्य प्रदेश पढ़ते समय देखा होगा कि मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले और पश्चिमी जिले, सबसे पश्चिमी जिले और सबसे पूर्वी जिले के बीच कितना अंतर है, तो हम उसका आंसर लगाते हैं कितना, 34 मिनट का। कितने मिनट का, 34 मिनट का। मतलब सिंगरौली में आपको 34 मिनट पहले सूर्य उदय दिखेगा। ऐसे ही आप भारत का, तो एक मानक समय रेखा, मानक समय कैसे निर्धारण किया जा सकता है, जब अलग अलग समय पे अलग अलग सूर्य का हो रहा है उद्गम, तो मानक समय को कैसे डिसाइड किया जा सकता है। इसके लिए ये जो हमने देशांतर रेखाएं हम पढ़ रहे हैं, इनके बीच की एक रेखा ली जाती है और उसे हम बोलते हैं मानक समय रेखा। हम ये भी देखेंगे कि हमारे भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, कितने डिग्री देशांतर को हमारे देश की मानक समय रेखा कहा जाता है, और वो क्या मध्य प्रदेश से होके जाती है, और अगर मध्य प्रदेश से होके जाती है तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होके जाती है ना। चलिए अब हमने यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार देख लिया। सबसे पहले हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। भारत का देखेंगे, फिर हम हमारे मध्य प्रदेश का देखेंगे, है ना। स्थिति तो आपको पता है, भारत के बीचों बीच में मध्य प्रदेश स्थित है। सबसे पहले हम देख रहे हैं भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहां से स्टार्टिंग होगी, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यहां तक हमारा देश क्या है, विस्तारित है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देशांतर में देखें तो 68 डिग्री 60 मिनट, कहाँ जाना है हमें, पूर्व की ओर, यहां हम उत्तर की ओर जा रहे थे, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब अगर आपको मानक समय रेखा निकालनी है कि भारत के समय का निर्धारण किस देशांतर से होता है, तो आप इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड देखिए, जो बीच की अक्षांश रेखा आएगी वो आएगी हमारी कौन सी, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है, हमारी मानक समय रेखा कहा जाता है, यानी कि भारत की, ठीक है। तो ये हो गया भारत का। अब इसके नीचे लिखूंगी तो आपको दिखेगा नहीं, है ना, तो मैं ना मध्य प्रदेश का भी यही लिख देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे आपको दिखेगा नहीं, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम मध्य प्रदेश का देखेंगे। हमारा मध्य प्रदेश कहाँ है भाई? हमारा मध्य प्रदेश भारत के अंदर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ अक्षांश रेखाएं होंगी और कुछ देशांतर रेखाएं होंगी, तो हम देख लेते हैं। मेन तो हम एमपी के ही पढ़ रहे थे, पर हम भारत के अलावा एमपी को समझ सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे एमपी किसमें स्थित है? भारत में स्थित है। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरी विस्तार देख लें। देशांतरी विस्तार होगा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्या? मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अक्षांशीय विस्तार के लिए एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करा देती हूँ। अक्षांशीय विस्तार के लिए हमने क्या करा? हमने अक्षांशीय विस्तार के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझ लिया है ना, जितना अभी यहाँ पर जरूरत है, बाकी ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो हमने देख लिया कि उत्तर की तरफ हमारा भारत स्थित है अक्षांश में, और देशांतर में पूर्व की तरफ। तो डिग्री होती है, डिग्री क्योंकि समय का निर्धारण होता है, इसलिए आपने देखा होगा डिग्री और मिनट में लिया जाता है। ठीक है, इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये कोणात्मक दूरी भी है। ठीक है, चलिए, और मैंने आपको बता दिया, अगर आपसे पूछा जाए मोटा मोटा कि मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कितने समय का अंतराल पाया जाता है, तो आप आंसर क्या देंगे? 34 मिनट। स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव रूप में ये स्टार लगा के लिखिए, ये आपको बहुत जगह देखा जा सकता है ना, और ये 82.5 डिग्री। ठीक है, यहीं पर अभी मैं मिटा नहीं रही हूं, अगला पॉइंट हम यहीं पर लिखेंगे, मानक समय रेखा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, हम अगला पॉइंट इसी पे लिखेंगे, मानक समय रेखा। ठीक है, चलिए, मानक समय रेखा। भाई हमने विश्व की मानक समय रेखा तो बता दी, ये 0 डिग्री है ना, जो लंदन से होकर पड़ जाती है। लेकिन भारत की मानक समय रेखा क्या है? ठीक है, भारत की मानक समय रेखा क्या है? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत की मानक समय रेखा क्या है? यदि हमें भारत की मानक समय रेखा देखना है, तो मैंने आपको क्या बताया था? इन दोनों को जोड़कर, है ना, जो इस तरफ देशांतर रेखा जा रही है और इस तरफ देशांतर रेखा जा रही है, उसका मतलब भारत के जो इस तरफ ये भारत है, भारत के इस तरफ जो देशांतर रेखा जा रही है और इस तरफ देशांतर रेखा जा रही है, उसका हम क्या लेते हैं? मध्य वाली देशांतर रेखा लेते हैं, और वो क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की क्या कहा जाता है? मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, और खास बात क्या है कि ये मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? सिंगरौली से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा मानक समय रेखा और अक्षांशीय विस्तार कंप्लीट हो गया। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स क्षेत्रफल। आप लोग बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाते चलिए, ये नोट्स आपको बहुत मदद देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे भारत का, हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। इसलिए जब 1956 में, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। 1956 में मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद ये कौन सा नंबर का? सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, यानी कि
दूसरे स्थान का सबसे बड़ा राज्य है, सेकंड नंबर पे आ गया। अब यहीं से हमें दिमाग लगाना है, जब हमारा मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सब पहले नंबर पे आता है, यानी कि फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे है हमारा राजस्थान। ठीक है, फर्स्ट पे राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सेकंड पे कौन है, सेकंड पे हमारा मध्य प्रदेश है, थर्ड पे आ जाएगा क्या आपका महाराष्ट्र। और आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भारत का ये क्षेत्रफल मतलब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो आप बताएंगे 9.38%। ठीक है, ये नोट करिए आप लोग। फिर हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा कर्क रेखा। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होती है, और इसमें इससे भी संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको यहीं पर कवर कराऊंगी। कर्क रेखा मैंने अभी आपको अक्षांश रेखा पढ़ाई, ठीक बात है, इसीलिए आप समझ रहे होंगे हर चीज को बताने का इसलिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर मैं आपको ये अक्षांश रेखा नहीं पढ़ाती तो शायद आपको कर्क रेखा समझ में नहीं आती। मैंने आपको पढ़ा दिया था ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, 0 के बाद 1 2 3 ऐसे आगे ऊपर की तरफ जाएंगे। अब यहां पर हमें मिलेगी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा। और यदि हम दक्षिण की तरफ जाएं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा। बीच वाली को तो हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इतना याद हो गया आप स्टूडेंट्स? क्यों बोल रहे हैं इसको स्पेशल कर्क रेखा, क्योंकि सूर्य यदि लंबवत अपना तापमान देता है तो या तो कर्क रेखा के बीच में मध्य में होता है या मकर रेखा में होता है। ये आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आपको बस यहाँ इतना समझना है कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होती है वो होती है कर्क रेखा। हम क्यों पढ़ रहे हैं कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा न केवल भारत बल्कि मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है ना। तो सबसे पहले यदि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो आपको समझ में आ गया। भारत की बात कर लें, यदि हम भारत की बात कर लें, ठीक है, यदि हम भारत की बात करें तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये 8 राज्यों से। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से। विश्व भूगोल में आप ये भी पढ़ते हैं कि कितने महाद्वीपों से और कितने देशों से होकर गुजरती है, पर हमें यहाँ पर सिर्फ ये पढ़ना है कि ये भारत के कितने राज्यों से और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, सबसे पहले हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के कितने 8 राज्यों से। तो हम लिखेंगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। इन 8 राज्यों से होकर क्या गुजरती है, ये कर्क रेखा गुजरती है कुछ इस तरह से, है ना। ये ध्यान से नहीं बना, यहां से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा गुजरती है। और अगर आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पे स्थित है, तो वो है हमारा झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। माना जाता है कि ये कर्क रेखा के बहुत नजदीक या उसी पे स्थित माना जाता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये मतलब ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं, सॉरी, उसमें भी ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं किस पे, मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है स्टूडेंट्स,
सबसे पहले ये देखते हैं, फिर इसके बारे में कुछ अलग फैक्ट देखेंगे, है ना। ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये कितने जिलों से होके गुजर रही है? 14। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हो गए हमारे टोटल कितने? 14 जिले, जहां से होके ये कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपको ड्रॉ करना, आप लोग तो बड़ा सा मैप बनाएंगे आपने की कॉपी में, है ना, जितना स्पेस हो सकता है उतना बड़ा सा मैप, और यहाँ पर एक मैप से देखकर यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे कर्क रेखा, और इसी पे जिलों के नाम लिखते चलेंगे, क्योंकि आप पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर लिखकर इसको वैसे याद करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। अब यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा पहले मैंने क्या बताया आपको, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे मालवा के पठार को, अभी मालवा का पठार क्या है ये हम भौतिक विभाजन में देखेंगे, है ना, यहाँ तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के 5 संभागों से होकर गुजरती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का भोपाल संभाग ऐसा है जिसके सारे जिले इस पे स्थित हैं, है ना। भोपाल संभाग में हम एंड में एक मैपिंग में देख लेंगे संभाग और जिलों के बारे में, ठीक है। होगा तो मैं अब ये वीडियो एक सिर्फ सिंपल सी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको मैप में जिले और संभाग से दिखा दूंगी, ठीक। मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के सारे जिलों से होकर गुजरती है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर्क रेखा के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे कर्क रेखा का कंप्लीट हुआ। आपको देखना हो 5 संभाग कौन से तो आप देख सकते हैं उज्जैन, दूसरे कलर से कर दूं, उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल, ठीक है। जो संभाग है 5, मैंने उन 5 को क्या कर दिया है, रेड से बॉक्स बना दिया है, ठीक है। चलिए तो यहां तक का हमने ये देख लिया। अब आप लोग जब तक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम कुछ फैक्ट है उसको कंप्लीट करके क्या करेंगे, आज की वीडियो को हम खत्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट रह गया है तो वो भी हम आज ही कवर करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ ऐसे डाटा आएंगे जो अपडेटेड रहेंगे तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज फिर हमारा सामान्य ज्ञान इसके बाद यहीं पर समाप्त करेंगे हम, ठीक है, मतलब हमारा पहला चैप्टर। अब हमें देखना है सीमावर्ती राज्य। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती मतलब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा लगाते हैं, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना। आप लोग भी चाहें तो इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं या फिर पूरा भी लिख सकते हैं। और इससे अच्छा आप काम में क्या कर सकते हैं, आपने जहां अपना एमपी बनाया है ना, एटलस देखिए या मैप देखिए, उसी मैप के सब तरफ लिखिए, है ना, कि गुजरात लगाता है, फिर राजस्थान लगाता है, यहाँ से महाराष्ट्र, यहाँ से छत्तीसगढ़ और ऊपर से यूपी, ठीक है। भू आविष्टित जिले कितने? 18। भू आविष्टित की बताने की जरूरत नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया लैंडलॉक क्या होते हैं। मैंने आपको
भू आविष्टित राज्यों के बारे में बताया है। तो जैसे भू आविष्टित राज्य वैसे भू आविष्टित जिले, मतलब जो किसी दूसरे राज्य से सीमा नहीं लगाते ऐसे जिले, है ना। जैसे मुरैना हो गया या फिर हमारे जो दूसरे जिले हो गए, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेट से क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। ठीक है। अब जनसंख्या क्या है, जनसंख्या है 726,809, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है। ये जनसंख्या से हमारा कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, मध्य प्रदेश का पूरे भारत में 5वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है। और आपको पता है कि ये डाटा हमारा 2011 का ही अभी। ठीक। भारत की यदि हम जनसंख्या पूरी 121 करोड़ मान के चलें तो उसका 6% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, हमारे मध्य प्रदेश में। यानी कि पूरे भारत की 6% जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है। अब रैंकिंग में 5th नंबर पे फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए फर्स्ट पे कौन है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और उसके बाद आता है हमारा क्या, मध्य प्रदेश। ठीक है। राजकीय पशु बारहसिंगा, रुसवस रोसेलिस का वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल, दूधराज या शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाईकैचर बोलते हैं इसको। राजकीय वृक्ष वट वृक्ष, जिसे आप बरगद का वृक्ष बोलते हैं, इसको फाइकस बेनेग्लेसिस बोलते हैं। ठीक है। एक खास बात है कि इन तीनों को, पशु, पक्षी और वृक्ष को हमने किस वर्ष अपनाया कि हमारे राज्य का एक पशु होगा, पक्षी होगा, वृक्ष होगा, ये हमने अपनाया 1981, यानी कि 25वीं जयंती पर। आपको पता है, मतलब 25 साल पूरे हो गए थे हमारे मध्य प्रदेश को बने हुए 1956 से। तो वो 25वें मध्य प्रदेश के दिवस पे यानी कि 1 नवंबर 1981 को हमने क्या करा, राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष को अपनाया। ठीक है। राजकीय पुष्प सफेद लिली, राजकीय खेत मलखम, है ना। राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय नृत्य राई, जो बुंदेलखंड का राजकीय, बुंदेलखंड में आपने देखने को मिलेगा राई। ठीक है। राजकीय नाट्य मार्च। राजकीय चिन्ह, आप सबके पास मैं मान के चलती हूँ कि एंड्रॉइड फोन है स्टूडेंट्स। ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, जाकर सर्च करेंगे ये राजकीय चिन्ह को, मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। ऐसा 24 स्तूपों वाली एक आकृति है, ये पूरे से 24 स्तूप बने हुए हैं। ठीक है। उसके बीच में वट वृक्ष बना हुआ है जिसपे अशोक स्तंभ बना हुआ है, एक तरफ गेहूं और धान की बालियां लगी हुई हैं। ठीक है। और देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते और मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा राजकीय चिन्ह है ना। ये चिन्ह आपने देखा होगा। ठीक है। नहीं देखा है तो आप लोग आज ही जाके उसे देखेंगे। ठीक। राजकीय मछली है महाशिव, टोरपिटोरिका बोलते हैं इसे। राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश, सुना होगा आपने, सबका दाता सबका साथी सबका ये संदेश है। ठीक है। वो वाला हमारा मध्य प्रदेश 2011 में हमने इसको अपनाया। लिखा है इसको महेश श्रीवास्तव ने और शांतनु मुखर्जी, है ना, जिन्हें आप शान के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इसको गाया हुआ है। राजकीय दिवस 1 नवंबर, बताने की जरूरत नहीं है। राजकीय फल आम, राजधानी भोपाल, उच्च न्यायालय जबलपुर। जबलपुर के अलावा इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक कहाँ है, एक है इंदौर में और एक है ग्वालियर में। ठीक है। इसके अलावा लोकसभा सीटें हमारे यहाँ से कितनी लोकसभा सीटें, 29, जिसमें कि 4 SC की और 6 ST की। मैं लिख दूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, SC की और ST की। 11 हमारी राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटें 230 हैं, जिसमें 35 SC की और 47 ST की हैं। जब हम मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो 4 सीटें और वो 6 सीटें कौन सी हैं। ठीक है। अभी आप लोगों के लिए इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट है। कुछ और फैक्चुअल चीजें हैं, है ना, तो वो सब हम देखेंगे कल। अब हो सकेगा नेक्स्ट क्लास में हम एक मैप बना के आपको पूरे संभाग और जिले दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको थोड़ी देर का टाइम देती हूँ। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।